महिला की शादी होने के बाद वो अपने ससुराल पहुंचती है और ससुराल आने के बाद जब सुहाग रात की सेज पर जाती है, तभी वो अपने पति से कहती है कि हमारी शादी हो जाए और हमारी शादीशुदा जिंदगी एकदम खुशहाली से बीते, इसलिए उसने कुछ मिन्नतें मांगी थी, कुछ व्रत रखे थे और जब तक कि उनका समय पूरा नहीं हो जाता तब तक हम दोनों के बीच में शारीरिक संबंध नहीं बनेंगे। बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद हम पूरी जिंदगी ऐसे खुशी खुशी काटेंगे। दूल्हे ने उसकी बात को मान ली और बात मानने के बाद वो चुपचाप दोनों वहीं पर सो जाते हैं और सुबह होती है। सुबह होने के बाद वो दुल्हन फिर से वापस अपने मायके आ जाती। फिर 1.5 महीने बाद वो विदा होकर के फिर से ससुराल पहुंचती है और ससुराल जिस दिन पहुंचती है उसके दूसरे ही दिन उसका पति गायब हो जाता है और गायब होने के बाद लगभग 8 साल बाद पुलिस उसको खोज तो निकालती है, लेकिन उसका शरीर नहीं बल्कि शरीर की 25 हड्डियां ही मिलती हैं। उसके बाद पुलिस ने जब इस सारी घटनाक्रम का खुलासा किया तो वाकई में हर शख्स ये सोचकर परेशान था कि आखिर कोई अपना अपनों का ऐसे बेदर्दी से कत्ल कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, क्या है पूरी घटना जानेंगे आज इस कहानी के माध्यम से, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक का बटन जरूर दबा दें जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक शहर लगता है अलवर और यहीं का एक छोटा सा गांव पड़ता है तपूकरा। इसी गांव में एक 22 साल का लड़का जिसका नाम होता है कमल सिंगला, जो छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन का जो है काम किया करता था, गिट्टी मोरंग की उसकी दुकान होती है और उसी चीज को बेचकर अपना जीवन काट रहा होता है। इसी गांव में एक 20 साल की लड़की रहती जिसका नाम होता है शकुंतला। बात है 2010 की। कमल की शकुंतला से पहले दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे प्रेम प्रसंग में बदल जाती है। इसके बाद वे दोनों छिप छिपा करके आपस में मिलना जुलना भी शुरू कर देते हैं। वे कभी खेतों में मिलते, कभी घर में समय मिल जाता तो चुपचाप मिल लिया करते थे। कुछ दिनों तक उनके संबंध ऐसे ही चलते रहते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि ये गांव की बात थी, ज्यादा दिन तक उनके बीच में पनप रहे संबंध छिप नहीं पाते हैं और लोगों के बीच में वो दोनों चर्चा का विषय बन जाते हैं। धीरे धीरे ये बात गांव के हर घर तक फैल जाती है कि कमल का शकुंतला से प्रेम प्रसंग चल रहा है। अब जब ये बात कमल के घर वालों के साथ साथ शकुंतला के घर वालों को भी पता चलती है कि उनकी बेटी कमल के साथ ऐसे मिलती जुलती रहती है, तो शकुंतला के घर वालों ने अब जो है शकुंतला की शादी के लिए उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढना चालू कर दिया और उनकी ये खोजबीन खत्म होती है दिल्ली के रहने वाले रवि कुमार की, जिनके पिता का नाम होता है जय भगवान। अब फिर शकुंतला और रवि के परिजन आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद वे दोनों एक दूसरे की दिखाई सुनाई होती है, उसके बाद रिश्ता तय हो जाता है। लेकिन जैसे ये बात कमल को पता चलती है, कमल अब शकुंतला से बिछड़कर रह नहीं सकता था, इसलिए उसने शकुंतला से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उसने शकुंतला को समझाया कि जो शादी तुम्हारे घर वाले कर रहे हैं तुम इसको शहर से कर लेना, किसी प्रकार का कोई जो है ना नुकुर मत करना, किसी को इस बात का शक नहीं होना चाहिए कि तुम जो है इस शादी से जरा भी दुखी हो। शकुंतला उस कमल के दिमाग में क्या चल रहा था वो समझ नहीं पाती है और फिर उससे पूछती कि आखिर ऐसा क्यों। तो कमल कहता है तुम चुपचाप शादी कर लो और शादी होने के बाद तुम अपने पति से ये भी कह देना कि तुमने कुछ व्रत रखे, मन्नतें मांगी हैं, इसलिए अपने पति के साथ शारीरिक संबंध मत बनाना। शकुंतला अपने प्रेमी कमल की बात को मान लेती है और उसके बाद 8 फरवरी 2011 को उसकी बारात आती है और बारात आने के बाद बड़े ही धूमधाम के साथ उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो विदा होकर कल ससुराल भी जाती है और ससुराल जाने के बाद वो अपने प्रेमी के द्वारा बताई गई ही बातों के अनुसार अपने पति से कहती है कि उसने कुछ मिन्नतें, कुछ व्रत रखे हैं, इसलिए वो आज सुहाग रात नहीं मनाएगी। जैसे ये समय पूरा हो जाएगा उसके बाद वो खुशी खुशी तुम्हारे साथ रहेगी। उसका पति रवि पढ़ा लिखा समझदार था, उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो फिर सुबह होते ही अपने मायके वापस आ जाती है। अब जब वो वापस आ जाती फिर कमल से मिलती है, फिर कमल कहता है कि अब हम जो है मिल करके तुम्हारे पति रवि की हत्या करेंगे। इसके लिए कमल ने एक परफेक्ट मर्डर प्लान बनाया। इसके लिए उसने अपने ही दुकान पर एक ड्राइवर काम करता था जिसका नाम था गणेश, उसको भी शामिल किया। उसको रवि को मारने का प्लान बताता है। पहले तो गणेश
मना करता है, लेकिन फिर उसने उसको 70,000 रुपए का लालच दिया, जिसके लालच में आकर के गणेश भी उसका साथ दे देता है। कमल ने पूरा प्लान जो है गणेश और शकुंतला को समझा दिया और फिर शकुंतला को 21 मार्च 2011 को ससुराल भेजा जाता है। वो ससुराल आती है। ससुराल आने के बाद उस रात फिर अपने पति से कुछ ऐसे बहाने बताती है जिससे उनके बीच में शारीरिक संबंध नहीं बन पाते हैं। जैसे सुबह होती वो अपने पति रवि से कहती है कि उसके रिश्तेदार उस जगह से थोड़ी दूर पर रहते हैं, वो उनसे मिलना चाहते हैं क्योंकि शादी में वो आए थे और उन्होंने हमें अपने घर बुलाया था। अब रवि उसकी बात को मान लेता है और इस बात को मानने के बाद वो अपनी पत्नी शकुंतला को लेकर के घर से निकलता है उसके रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए। जैसे ही वो थोड़ी दूर पहुंचे थे कि तभी रास्ते में उन्हें कमल गणेश के साथ एक कार में मिल जाता है। जैसे ही शकुंतला ने कमल को देखा तो रवि को ले जाकर के कमल से मिलवाती और कहती कि हमारे गांव के रहने वाले हैं, और कमल और रवि की आपस में बातचीत भी करवाती है, दोनों की दोस्ती करवा देती है। उसके बाद कमल कहता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो कहती है कि वहीं पास के रहने वाले एक रिश्तेदार के घर जा रहे हैं। जिस पर कमल कहता है कि अगर तुम बुरा न मानो तो हम तुम्हें वहां तक छोड़ दें। इस पर रवि भी अब बुरा नहीं मानता, वो जान जाता है कि चूंकि कमल उसी के गांव, उसकी पत्नी के गांव का रहने वाला होता है, उसकी बात मान जाता है और उसकी कार में बैठ करके वो उस रिश्तेदार के घर तक पहुंचते हैं। जैसे ही उसके घर के बाहर वो पहुंचते हैं, शकुंतला कार से उतरती है, घर के अंदर चली जाती है। इस बीच में रवि उसी कार में बैठा हुआ था। फिर कमल और गणेश ने मिल करके उससे पानी ऑफर किया। रवि ने उस पानी को जैसे ही पिया वो पीते ही बेहोश हो जाता है, क्योंकि उनका पहले से प्लान था कि रवि को मारना है। जैसे ही रवि बेहोश होता है उसके बाद उन दोनों ने उसकी गला दबा करके हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद वो कार से उसकी लाश को अलवर के अपने उसी तपोकरा गांव में ला करके, जहां पर उसकी दुकान थी, जहां पर गिट्टी मोरंग वो बेचा करता था, वहीं पर गड्ढा खोदने के बाद उसी में उसको गाड़ देता है, ऊपर से गिट्टी मोरंग सीमेंट डालकर बंद कर देता है। इधर शाम हो जाती है। शाम होने के बाद फिर शकुंतला अपनी ससुराल पहुंचती है और ससुराल पहुंचते ही कहती कि रवि कहाँ है। अब घर वाले परेशान कि रवि तो तुम्हारे ही साथ गया, तो कहती है कि मैं जैसे रिश्तेदार के घर पहुंची, वो मुझसे ये कह करके चले गए थे कि मैं अभी 15-20 मिनट में वापस आ रहा हूं, और मैंने उनका बहुत इंतजार किया और धीरे धीरे शाम हो गई जब वापस नहीं आए, इसलिए मुझे अकेले ही वहां से यहाँ आना पड़ा। अब घर वाले रवि के दोस्तों से, उसके जानने वालों से उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चलता है और इसी बीच पूरी रात बीत जाती है। दूसरे दिन 22 मार्च की तारीख आ जाती है और तारीख आने के बाद वो उसके पिता नजदीकी पुलिस स्टेशन में जा करके अपने बेटे रवि की गुमशुदगी दर्ज करवा देते हैं। गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस उसकी जांच में जुट जाती है, लेकिन वो उतनी तत्परता नहीं दिखाती है। शकुंतला से पूछताछ करती है तो वो सच में उस रिश्तेदार के घर गई हुई थी, पूरा दिन वहीं रही, और भी चीजें इधर उधर की खोजबीन करती है, लेकिन पुलिस को कहीं कोई सफलता नहीं मिलती है। और धीरे धीरे 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 महीने का समय बीत जाता है। रवि का कहीं कोई अता पता नहीं चलता। इसके बाद रवि के पिता जय भगवान कोर्ट का जो है दरवाजा खटखटाते हैं और वो कहते हैं पुलिस मेरे बेटे को ढूंढने में ज्यादा तत्परता नहीं दिखा रही है। इस पर कोर्ट ने ये मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। अब क्राइम ब्रांच अपनी जांच में जुट जाती है और फिर से वो सारी पूछताछ शकुंतला से, घर वालों से, उसके दोस्तों से, दुश्मनों से की जानकारी, हर एक चीज की छानबीन क्राइम ब्रांच करती है, लेकिन उनके हाथ भी कहीं कोई सबूत नहीं लगता है। इसके बाद धीरे धीरे 8 साल का समय बीत जाता है। 8 साल का जब समय बीत जाता है, शकुंतला इधर अपने गांव में रहने लगती है कि कुछ पुलिस वाले शादी वर्दी में शकुंतला के गांव भेजे जाते हैं। अब जब वो पुलिस का आना जाना उस गांव में होता है, तभी फिर से शकुंतला और कमल के रिश्तों की खबर उन्हें पता चलती है। ये बात पहले भी पुलिस वालों को पता चली थी, उन्हें कहीं कोई सबूत नहीं मिला था, इसलिए वो पकड़े नहीं जाते। लेकिन इस बार पुलिस को जब ये फिर से पता चलता है तो पुलिस को शक होता है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाती है। कमल और शकुंतला से अलग अलग पूछताछ करने के बावजूद भी उन्हें कहीं कोई सबूत हाथ नहीं लगता, लेकिन पुलिस को उन पर पक्का शक होता है। फिर पुलिस कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और उन दोनों की ब्रेन मैपिंग करवाने की बात कहती है। कोर्ट ने इसका आदेश दिया। आदेश होने के बाद फिर अहमदाबाद की लैब में
कमल की ब्रेन मैपिंग होती है और उसमें जो सवाल पूछे जाते हैं उस आधार पर कमल ने रवि की हत्या करना स्वीकार कर लिया। उसकी लाश कहाँ ठिकाने लगा ये भी उसने बताया। फिर पुलिस ने टपूकरा गांव पहुंच करके जेसीबी की मदद से उस जगह को खुदवाया जहां पर कमल ने उस लाश को दफनाने का कबूल किया था। जब खुदाई की जाती है तो वहां से उसकी लाश तो नहीं बल्कि कुल मिलाकर के 25 हड्डियां बाहर निकलती हैं, जिनका जब डीएनए मैच कराया जाता है तो वो पता चलता है कि रवि की ही लाश थी। उसके बाद पुलिस ने कमल को उसके बताए गए आधार पर गणेश को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। साथ ही साथ पुलिस को गांव में देखने के बाद शकुंतला वहां से भाग जाती, लेकिन काफी खोजबीन के बाद उसको भी पकड़ करके पुलिस ने जेल भेजने की कार्रवाई की। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी लोगों को जागरूक करना है। मिलते हैं कल एक और नई सच्ची घटना में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।